How are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta, an MBA Finance and Chartered Accountant and qualified and PhD holder. आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होता है सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डील कर रहे हैं। ओपनिंग जर्नल एंट्री, ओपनिंग जर्नल एंट्री को हम कैसे हम लिखेंगे, इसके गोल्डन रूल्स को बता रहे हैं। अकाउंटिंग के गोल्डन रूल को आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि गोल्डन रूल्स होते क्या हैं। मेन पॉइंट्स को हम आज डील कर रहे हैं अकाउंटिंग पार्ट्स को। अकाउंटिंग में सबसे मेन पॉइंट जो होता है जिसे लेजर पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री में लेजर पोस्टिंग कैसे किया जाता है। जैसे ओपनिंग जर्नल एंट्री वी नो कंसिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ओपनिंग जर्नल एंट्री को हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बावजूद हम जानते हैं। एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। एसेट्स का जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस में होता है। एज सच वाइल प्रिपेयरिंग एसेट्स अकाउंट फॉर फॉर्म ऑफ ओपनिंग जर्नल एंट्री, ठीक है, वी सेल रिकॉर्ड टू बैलेंस बीडी। इसको क्या करते हैं, जब हम ओपनिंग लेजर बनाते हैं तो उसको बैलेंस बीडी की ओर ले जाते हैं, जिसको ओपनिंग डेबिट साइड लिखते हैं। एवरी एसेट्स अकाउंट फर्स्ट टाइम आफ्टर दिस ऑल अदर entries relating to individual asset will be posted in the same way while preparing liabilities account from the opening journal entry we shall write by cell bt सेल बैलेंस बीडी को हम क्या करेंगे, ओपनिंग जनरल एंट्री। बैलेंस सीडी को क्या करेंगे, ब्राउट डाउन को कहेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग डाउन को सीडी कहेंगे। फर्स्ट आइटम क्रेडिट साइड रिस्पेक्टिव लायबिलिटीज अकाउंट आफ्टर ऑल द रिलीवेंट रिलेटिंग टू स्पेशल लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड। आपका जो स्पेशल लायबिलिटीज होगा उसको रिकॉर्डेड हम करते हैं। अब आता है सपोज एक गोल्डन रूल्स में आते हैं, जैसे ब्राउट गुड्स फ्रॉम परचेज, ब्राउट गुड्स फ्रॉम प्रसाद। प्रसाद से यदि हम कोई चीज़ खरीदे 2700 रुपया में, उसका जर्नल एंट्री क्या मारेंगे। फिर सोल्ड टू शर्मा को हम बेचें 3000 रुपये जनवरी 3 को। सोल्ड टू लाल गुड्स फॉर कैश 3600 रुपया जनवरी 5 को हम लाल को नगद बेचें। टू गुड्स फॉर पर्सनल यूज के लिए हम कोई माल को लिए, गुड्स लिए 200 का। फिर जनवरी 13 को रिसीव फ्रॉम जहीर इन फुल सेटलमेंट 2350, इसका सेटलमेंट किए। पेड जनवरी 17 को पेड टू सोनी इन फुल सेटलमेंट 2920 रुपया में, वह फुल सेटलमेंट किया सोनी ने। जनवरी 22 को पेड कैश फॉर स्टेशनरी के लिए वह नगद भुगतान किया 50 रुपया। जनवरी 29 को पेड टू प्रसाद बाय चेक द्वारा हम प्रसाद को भुगतान किए 2650 रुपया। डिस्काउंट अलाउड हमको हुआ 50 रुपये। फिर जनवरी 30 को प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेंट ड्यू टू 100 रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड का जो रेंट था वो बकाया था 200 रुपया। अब आपको जर्नल द एबव ट्रांजैक्शन, अब जर्नल एंट्री आप कैसे मारेंगे इसको आपको देखना है। 2001 का ये जर्नल एंट्री है। ट्रांजैक्शन इस मंथ के दरमियान जो ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन, यही सब ट्रांजैक्शन हुआ। 2001 में जनवरी 1 को ये आया, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कैश मेरा जो है 900 रुपया डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 21,000 रुपया। उसके बाद जहीर का डेबिट करेंगे 2400 रुपया। शर्मा का डेबिट करेंगे 4500। स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे 12,000। टू सोनी 3000। टू प्रसाद, टू लाल, टू कैपिटल बीइंग ए वेरियस एसेट लायबिलिटी ब्राउट टू द न्यू बुक, नए बुक में इसको हम ट्रांजैक्शन करेंगे। उसके बाद जनवरी 2 को हम एंट्री कर, ये जनवरी 1 का एंट्री हो गया। जनवरी 2 को ये हम ओपनिंग को क्लोजिंग एंट्री कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक्स को हम क्लोजिंग एंट्री कर रहे हैं। बीइंग द वेरियस एसेट लायबिलिटी ब्राउट टू न्यू बुक, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रसाद बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम प्रसाद। प्रसाद से जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रसाद, क्योंकि उधार माल खरीदे तो परचेज को हम क्या करें, डेबिट कर दिए। और टू प्रसाद मेरा क्या हुआ, लायबिलिटीज इंक्रीज कर गया। प्रसाद के लिए लायबिलिटीज इसका इंक्रीज कर गया। इसी चीज़ को जानना है।
अब जैसे मान लें कि हम आपको एनालिसिस पार्ट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अकाउंटिंग का। कॉमेंसमेंट बिजनेस विद कैश, नगद के साथ हम कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो मेरा अकाउंट से रिलेटेड यदि हम करेंगे तो कैश मेरा क्या हुआ, एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज कर गया। और ये अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम के अनुसार एसेट्स मेरा क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। और रियल, ये कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट हुआ। कैश कौन सा हुआ, रियल अकाउंट हुआ। और इफेक्ट ऑफ रूल्स, गोल्डन रूल में यदि आते हैं तो हम इसको क्या कहें, कैश कम्स इन, कैश आया, इसमें अमाउंट टू बी डेबिट, इसमें अमाउंट क्या होगा, कैश डेबिट हो जाएगा। अब इसमें दो इफेक्ट है यार, बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश टू कैपिटल एंट्री मारे, उसके बाद हम कैपिटल को देखेंगे। कैपिटल मेरा क्या हुआ, लायबिलिटीज़ हुआ, कैपिटल भी मेरा इंक्रीज कर गया, लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज कर गया। तो कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। कैपिटल मेरा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो प्रोप्राइटर इज गिवन, प्रोप्राइटर द्वारा ये दिया जाता है कैपिटल, या पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। इससे लायबिलिटीज़ मेरा क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, इसलिए इसको हम क्रेडिट करते हैं। अब आइए ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन पे हम एनालिसिस करते हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर मोहन, मोहन से उधार माल खरीदें, ठीक है। मोहन से जब भी आप उधार माल खरीदिएगा तो गुड्स मेरे पास क्या होगा, आएगा। तो गुड्स मेरा कौन सा है, एसेट्स हो गया, एसेट्स मेरा इंक्रीज कर गया। यह कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट हो गया। गुड्स, और गोल्डन रूल के अनुसार गुड्स कम्स इन हो गया, गुड्स मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा, मोहन, मोहन क्या क्या, अब यदि हम क्रेडिट माल लिए मोहन से तो मोहन मेरा क्या होगा, क्रेडिटर हो गया। गुड्स परचेज फॉर क्रेडिट फॉर मोहन से जब हम उधार माल लेंगे तो मोहन मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, लेनदार हो जाएगा। तो मोहन मेरा क्या, लायबिलिटीज हो गया। तो लायबिलिटीज मेरा क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। पर्सनल अकाउंट इसको कहेंगे। मोहन क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। मोहन इज गिवर, परचेज एंड मोहन, ठीक है। मोहन को हम क्रेडिट कर दें। रिसीव इंटरेस्ट है, तीसरा ट्रांजैक्शन पे एनालिसिस की। रिसीव्ड एन इंटरेस्ट, जब हम कोई भी इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश मेरा क्या, एसेट्स है, वह इंक्रीज कर गया, वो रियल अकाउंट हो गया। कैश कम्स इन हो गया, कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अब इंटरेस्ट आइए, इंटरेस्ट मेरा क्या हो गया, इनकम हो गया। जब हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो इंटरेस्ट को क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे। इनकम इंक्रीज कर गया, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट इज इनकम, इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब आइए रेंट पेड, हम रेंट को भुगतान करते हैं। रेंट मेरा क्या है, फिक्स नेचर का होता है। तो रेंट मेरा क्या है, खर्चा। रेंट किसी को हम भुगतान करेंगे तो मेरे लिए क्या है, वो खर्चा है। तो रेंट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस मेरा इंक्रीज कर गया, ये नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। रेंट एक्सपेंस, रेंट डेबिट हो जाएगा। जब एक्सपेंस मेरा इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। अब दूसरा इफेक्ट देखेंगे, कैश। रेंट जब हम पेड करेंगे तो मेरे हाथ से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, कैश मेरा एसेट्स हो गया, उसके बाद वो डिक्रीज कर गया, एसेट्स मेरा डिक्रीज कर गया। ये रियल अकाउंट है, कैश क्या, रियल अकाउंट है। कैश गोज आउट हो गया, गोल्डन रूल के अनुसार कैश गोज आउट हो गया, इसलिए कैश को हम क्या किए, क्रेडिट करेंगे। अब आइए रेंट रिसीव हो गया, और उसमें रेंट पेड था, अब रेंट रिसीव हो गया। जब हमको रेंट रिसीव होगा तो हम क्या एंट्री मारेंगे, रेंट रिसीव हो जाएगा तो पहले मेरे पास क्या आएगा, रेंट किसी से रिसीव करेंगे तो मेरे पास कैश आ जाएगा। तो कैश मेरा क्या हुआ, इंक्रीज एसेट्स है, इंक्रीज कर गया, रियल अकाउंट हो गया, कम सीन हो गया। उसके बाद इसको हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है। कैश को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। रेंट, रेंट मेरा क्या हुआ, किसी से रेंट रिसीव हुआ तो रेंट मेरे लिए रेवेन्यू हो गया। रेंट मेरा क्या हुआ, रेवेन्यू, रेवेन्यू मेरा क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। तो रेवेन्यू जैसे मेरा इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, क्रेडिट करेंगे। रेंट, रेवेन्यू, इंक्रीज, नॉमिनल अकाउंट, रेंट, रेंट क्या हो गया, यहाँ नॉमिनल अकाउंट हो गया। इनकम, मेरा इनकम इफेक्ट हुआ, रूल्स ऑफ इफेक्ट था, इनकम बढ़ गया मेरा। और इस तरह से मेरा इसको हम क्रेडिट कर दें, ठीक है। रेंट को क्रेडिट करें। सेल गुड्स टू राम, राम को हम माल बेचे। राम को माल जब भी बेचे, इसका मतलब राम शब्द युद्ध आ गया, इसका मतलब इसको उधार माल बेचे। यदि कोई भी
यदि कोई नाम से संबोधित हो गया तो इसको हम क्या समझेंगे कि यह उसे हम उधार माल बेचें। सोल्ड गुड्स टू राम, राम को माल बेचा, इसका मतलब राम को वो उधार माल बेचा। तो जब भी राम को उधार माल बेचा, राम मेरा क्या एसेट्स हो गया, एसेट्स मेरा इंक्रीज कर गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। राम क्या हो गया रिसीवर, राम को ना उधार माल बेचा तो राम क्या हो गया यहाँ रिसीवर हो गया। और राम क्या हो गया, राम को हम डेबिट कर लिए, ठीक है। अब गुड्स पे इफेक्ट पड़ा, गुड्स में एसेट्स हो गया, तब किसी भी को हम माल देंगे तो मेरे हाथ से क्या जाएगा, गुड्स चला जाएगा। एसेट्स डिक्रीज कर गया, एक एसेट्स आया एक एसेट्स चला गया, तो गुड्स एसेट्स हो गया तो डिक्रीज हो गया। तो इसको क्या करेंगे, रियल अकाउंट गोइंग आउटसाइड, इसलिए इसको हम क्रेडिट कर दिए। डिप्रिसिएशन मनी मशीनरी, मशीन पर हरास लग गए। अब कोई मशीन खरीदे, हम 10 साल के बाद बेचने जाएंगे तो उसमें तो हमको हरास लगेगा ही, सेम वैल्यू तो नहीं मिलेगा। कार खरीदे या कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदे, फर्नीचर खरीदे तो उस पर हरास लगता है। आज मान लें कि 10 लाख रुपये फर्नीचर का दाम है, यदि 10 साल बाद बेचने जाएंगे तो उसका दाम क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपया। तो 5 लाख जो हम 10 लाख का सामान 8 लाख रुपये मेरा क्या हो गया, डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया। तो ये मेरा हरास हो गया। तो डिप्रिसिएशन मशीनरी, डिप्रिसिएशन मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। डिप्रिसिएशन मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस मेरा इंक्रीज कर गया, इसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, एक्सपेंस डिप्रिसिएशन। इसलिए एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, डिप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे। अब उसका मशीनरी, मशीनरी क्या है, मशीनरी एसेट्स का वैल्यू मेरा क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, मेरा एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज कर गया। तो मशीनरी एसेट्स हो गया, डिक्रीज कर गया, इसको रियल अकाउंट करते हैं, गोइंग आउटसाइड हो गया, डिक्रीज इन वैल्यू, वैल्यू में डिक्रीजेशन हो गया। इसलिए मशीनरी को हम क्या किए, क्रेडिट कर दिए। इस तरह से हम जर्नल एंट्री का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि कौन सा इफेक्ट कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, इसी चीज़ को जानना होगा। सीए फाइनल स्टूडेंट्स या बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, फाइनेंस से जो भी कॉमर्स के क्षेत्र में आ रहे हैं, बिना जर्नल एंट्री का आपका अकाउंट्स बनेगा ही नहीं। आपको अकाउंट्स को जानने के लिए पूरा जर्नल एंट्री पे कमांड करना पड़ेगा। अब जैसे बीइंग गुड्स सोल्ड टू शर्मा, शर्मा को हम माल बेचे, तो शर्मा को जब भी माल बेचे तो मेरा क्या उधारी माल बेचे। शर्मा टू सेल्स अकाउंट, क्या मारेंगे एंट्री, शर्मा टू सेल्स अकाउंट, 3000 टू 3000। अब जनवरी 5 को कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स टू लली फॉर कैश, लाल को कैश को माल बेचे तो कैश मेरे पास आया, टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। डबल एक्सपेक्ट को आपको देखना है, हर एक पॉइंट्स को चेक करना है। अब जैसे मान लें कि बीइंग स्टार्टेड विथ कैश, कैश से हम कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास 2 इफेक्ट आया, कैश मेरा क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल मेरा लायबिलिटी इंक्रीज कर गया, इसलिए कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। अब आइए बीइंग अमाउंट डिपॉजिट टू बैंक, बैंक में हम कोई भी राशि जमा किए तो बैंक में जब भी हम राशि जमा करेंगे तो मैं बैंक अकाउंट क्या हुआ, रिसीवर हो गया। बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश मेरे हाथ से चला जाएगा। बैंक को पर्सनल मान लिए इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिए टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब मशीनरी, बीइंग मशीनरी परचेज पेड बाई चेक, चेक द्वारा यदि हम किसी मशीनरी को खरीदते हैं, चेक द्वारा मशीन को खरीदे हैं तो मशीनरी को क्या करेंगे, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स मेरे पास आ गया, मशीन खरीदे तो मशीन मेरे पास आ गया। और क्या, उसके बाद बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। बैंक को इसलिए किया क्रेडिट किया कि बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट पर चेक क्यों देगी, बैंक देगी, इसलिए बैंक को हम क्रेडिट कर दिए। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर रिसीवर कौन हो गया, मशीन आया, बैंक क्या हो गया, यहाँ पर गिवर हो गया, बैंक ने दिया चेक का पेमेंट। अब आइए परचेज, बीइंग टिम्बर परचेज फ्रॉम नवीन 2000 एट डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% डिस्काउंट पर 2000 रुपये नवीन ने परचेज किया टिम्बर, तो क्या एंट्री मारेगा जनरेटिव, परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन। नवीन क्या किया, उधारी माल खरीदा। नवीन का मतलब क्या है, यहाँ करने का मतलब वो उधारी माल खरीदा। परचेज क्या, वो भी 10% क्रेडिट डिस्काउंट पर 10% उधार भी खरीदा और उस पर 10% डिस्काउंट भी करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या मारेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट, ठीक है। और उसका बीइंग फर्नीचर कॉस्टिंग 500,000 यूज इन फर्नीचर द ऑफिस, द ऑफिस फर्नीचर, द ऑफिस फर्नीचर क्या हुआ मेरे लिए,
इंक्रीज कर गया और एक एसेट्स मेरा क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। इसलिए इसके साथ ऑफिस फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेज को क्रेडिट करेंगे। नरेश बीइंग फर्नीचर सोल्ड नरेश फॉर ₹1000 एंड अलाउड हिम 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो नरेश यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब उधार माल बेचा है तो नरेश क्या हो गया, यहाँ पर रिसीवर हो गया, तो नरेश डेबिट हो गया टू सेल्स अकाउंट। माल मेरा क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। एक एसेट्स को पाने के लिए एक एसेट्स का जाना कंपल्सरी। इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन किए। फिर उसके बाद आपको जर्नल एंट्री, बहुत सारा जर्नल एंट्री है जो आपको पढ़ना है, उसको एक एक जर्नल एंट्री को हम समझाएंगे। आपको एक मेन पॉइंट रामबाण बता रहे हैं अकाउंटिंग के लिए। रामबाण जो है वो अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम है, उसको जो समझ लिया समझिए, उसको कहते हैं अमेरिकन अप्रोच। जैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट कॉन्सेप्ट क्या होता है। डेबिट मीन्स होता है डिक्रीज इन प्रॉपर्टी इक्विटी। जब भी प्रोप्राइटर्स का इक्विटी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, उसको डेबिट। इन केस ऑफ इंक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन लायबिलिटी, जब एसेट्स इंक्रीज करता है तो डेबिट, जब लायबिलिटीज मेरा डिक्रीज करता है तो क्रेडिट। एक्सपेंस प्रॉपर्टी प्रोप्राइटर इक्विटी डिक्रीज बिकॉज बिजनेस एज रिप्रेजेंटेड प्रोप्राइटर एज मेक पेमेंट दिस वाई दिस अमाउंट आर डेबिटेड। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट, और क्रेडिट कॉन्सेप्ट में यदि आता है क्रेडिट मीन्स इंक्रीज इन प्रॉपर्टी इक्विटी। प्रोप्राइटर्स का जो इक्विटी इंक्रीज करता है तो वो क्रेडिट माना जाता है। इन केस ऑफ डिक्रीज इन एसेट्स, जब एसेट्स डिक्रीज करता है। इन लायबिलिटीज इनकम बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोप्राइटर रिसीवर अमाउंट विच इंक्रीज प्रोप्राइटर इक्विटी, दिस इज वाई दिस आइटम आर क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग इक्वेशन, मॉडर्न अमेरिकन अप्रोच। मॉडर्न अमेरिकन अप्रोच में एसेट्स का मतलब होता है डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स, जब मेरा एसेट्स इंक्रीज कर दिया डेबिट। क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट्स, जब एसेट्स डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। अब लायबिलिटीज पे डेबिट द डिक्रीज इन द लायबिलिटी, लायबिलिटीज यदि डिक्रीज कर गया तो डेबिट। क्रेडिट द इंक्रीज इन द लायबिलिटी, लायबिलिटीज मेरा इंक्रीज कर गया तो क्रेडिट। कैपिटल, कैपिटल में ये डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल मेरा डिक्रीज कर गया तो डेबिट। क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल, यदि कैपिटल मेरा इंक्रीज कर गया तो क्रेडिट। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में आइए डेबिट डिक्रीज इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, जब मेरा रेवेन्यू और प्रॉफिट यदि कम हो गया तो मेरा डेबिट हो गया। क्रेडिट इंक्रीज इन रेवेन्यू, जब रेवेन्यू प्रॉफिट मेरा इंक्रीज कर गया तो क्रेडिट हो गया। एक्सपेंस एंड लॉस, डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड लॉस, यदि एक्सपेंस और लॉस में मेरा इंक्रीज कर गया तो डेबिट। एंड क्रेडिट द डिक्रीज एक्सपेंस एंड लॉसेज, एक्सपेंस और लॉस में डिक्रीज कर गया तो मेरा क्रेडिट हो गया। अब पर्सनल, अब गोल्डन रूल में आइए। गोल्डन रूल में पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इन पर्सनल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में आइए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, रिकॉर्डिंग डुअल एस्पेक्ट वेरी बिजनेस ट्रांजेक्शन टर्म डबल सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ना होगा डबल एंट्री सिस्टम्स का। उस पर जर्नल एंट्री हम आपको बता देंगे कि कॉलम जर्नल एंट्री क्या होता है, सर्टेन इंपॉर्टेंस परचेज जर्नल एंट्री क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। एक कल जो है, कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ज्ञान प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस विथ फ्लोइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसका हम ओपनिंग जर्नल एंट्री से क्लोजिंग जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर अकाउंटिंग ऑफ कैश बुक क्या होता है, कैश बुक कैसे बनाते हैं, किसी भी बुक का लेजर, सिंपल लेजर क्या होता है, कैश बुक क्या होता है। आपको लेजर्स के बारे में, डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं। तो डबल कॉलम कैश बुक में पहले क्या होता है, कैश बुक जब भी बनाते हैं तो बैंक द्वारा या कैश बुक या डिस्काउंट बुक बनाया जाता है। तो जैसे मैंने कैश बुक जब हम बनाते हैं तो पहले हम क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, पेमेंट। तो पहले डेट लिखेंगे, उसके पार्टिकुलर लिखेंगे, फिर लेजर फोलियो लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, डिस्काउंट और कैश लिखेंगे। डेबिट साइड में फिर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में पेमेंट साइड में डेट पार्टिकुलर, LF अमाउंट, डेट, डिस्काउंट और कैश। इसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट इन कैश बुक का कैसे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में डिफरेंस क्या होता है, इसको कल बताएंगे। ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ये सब होने के बाद आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कुछ पार्ट्स बता रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में
नॉन प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है, ये सीए फाइनल में पूछा गया है। ए कंपनी हैज नॉट प्रोवाइडेड डिप्रिसिएशन मशीनरी ऑन द प्ली दैट द मशीनरी हैज़ बीन मेंटेन इन एक्सीलेंट कंडीशन एंड इज गुड एंड न्यू गिवन योर कमिटमेंट ऑब्जर्वेशन द अबव। ये सीए इंटर में, सीए इंटरमीडिएट में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क्स में। नॉन प्रोविजन डिप्रिसिएशन क्या होता है, द मशीनरी इज ए गुड, द machinery is as good as new, the plea of the management of the company not to provide for depreciation of its assets in particular year on account of the reason that the company has maintained the machinery in excellent while during the year in not acceptable, because as per the definition of depreciation given in accounting standard 6 on depreciation, accounting depreciation is measure of the wearing out, consumption or other losses of value or depreciable assets arising from use, application of time or obsolescence through technology and market change. Thus means इस प्रकार depreciation also arise due to efflux of time. Therefore depreciation should be provided irrespective of whether the assets were maintained very well during the year. Hence means इस प्रकार the mere fact that the assets have been maintained excellently during the year is not acceptable ground. The management not provided for depreciation. इसका मतलब ये हो गया नॉन प्रोविजन डिप्रिसिएशन। इसमें हम कंपनी को यह बता रहे हैं कि गुड्स जो हम दे रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पे दे रहे हैं, तो उसका एक्सीलेंट कंडीशन क्या हुआ डिप्रिसिएशन, इसको आपको बताया गया है। इसको डिस्कस करेंगे हम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद रेवेन्यू रिकोजिनेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 हमें क्या बताता है, रेवेन्यू रिकोजिनेशन, रेवेन्यू का रिकोजिनेशन कैसे करते हैं, रेवेन्यू कैसे, सभी का इंटेंशन क्या होता है, मेरा नेट एसेट्स इंक्रीज कर रहा है। जितने भी समाज है, सोसाइटी है या कोई भी, सबका नेट एसेट्स, सबका मेन इंटेंशन ये होता है कि मेरा नेट एसेट्स कैसे इंक्रीज कर जाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 यदि हम आते हैं, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स को डील करता है। फिक्स एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमें क्या बताता है, फिक्स एसेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 हमें क्या बताता है, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट का इफेक्ट कैसे चेंज होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 हमें बताता है। फिर इसके बाद आपका आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट को हम कैसे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 हमें बताता है। इसके हर एक क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 डील करता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बताता है अकाउंटिंग फॉर एमलागमेशन, एमलागमेशन मीन्स क्या होता है, मर्जर एक्विजिशन, माने मर जाना, एक कंपनी दूसरे कंपनी में विलय हो जाना, एमलागमेट हो जाना, इसके बारे में हम आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 हमें यह बताता है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 50 को पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेनिफिट के लिए रिटायरमेंट कैसे होता है, अकाउंटिंग द्वारा, कैसे अकाउंटिंग द्वारा रिटायरमेंट होता है। उसके बाद आपको बोरोइंग कॉस्ट बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है इसके बारे में डील करेंगे। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 70 सीगमेंट रिपोर्टिंग, सीगमेंट रिपोर्टिंग में होता है कि सीगमेंट का मतलब था चुनना, किस कैसे हम बिजनेस को चुनेंगे, रैंडम बेसिस पे कैसे हम उसका सीगमेंटेशन बनाएंगे, आउटलुक कैसे बनाएंगे, पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। सीगमेंट रिपोर्टिंग, प्राइमरी सीगमेंट क्या होता है, सेकेंडरी सीगमेंट क्या होता है, ज्योग्राफिकल का सीगमेंट, बिजनेस सीगमेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 बताता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 90 बताया लीज, लीज क्या होता है, कोई भी चीज़ हम लीज पे मकान लेते हैं, लीज पे यदि कोई चीज़ लेते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 90 में डिफाइन करता है। इसमें आपको सीए फाइनल में भी पूछा गया कि डिफाइन द टर्म लीज, स्टेट द डिफरेंस टाइप ऑफ लीज कंटेम्पलेटेड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, डिस्कस द ब्रीफ, आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है कि लीज को डिफाइन करना है, इसके विभिन्न प्रकार के क्या प्रकार के लीज होते हैं, फाइनेंशियल लीज क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है। फाइनेंशियल लीज होता है जो फाइनेंस से संबंधित होता है, ऑपरेटिंग लीज जो बिजनेस को चलाने के लिए जो हम लीज लेते हैं, जो ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। इसको कल डिस्कस इसको देखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम आपको
हर एक बात को बता रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में अर्निंग पर शेयर, एक शेयर का दाम कैसे निकालेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 हमें बताता है। फिर से आपको अर्निंग पर शेयर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 पढ़ना है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एक दूसरे को मर्ज करेंगे। कंसोलिडेटेड मीन्स क्या होता है, एक जगह उसको लिखना, उसको मिलाकर लिखना। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस और इनकम, इनकम पर जब टैक्स लगता है उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 हमें बताता है। फिर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 आता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको पढ़ना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 हमें बताता है डिस्काउंटिंग ऑपरेशन। उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 हमें बताता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें इनटेंजिबल एसेट, टेंजिबल मीन्स क्या होता है, मूर्त संपत्ति। इनटेंजिबल एसेट जिसको हम देख नहीं सकते, जो गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब क्या हो गया, इनटेंजिबल एसेट्स हो गया। अब इसको भी एक्सप्लेन करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप 27 पढ़ना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई बड़ी कंपनी बनाते हैं, तो आउटसाइडर पार्टी जो होता है वो पूंजी लेकर आता है और वो इन्वेस्टमेंट करता है, उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। गवर्नमेंट भी जॉइंट वेंचर यूज करती है, देती है हर एक बड़ी बड़ी कंपनी को, बड़े बड़े फाइनेंशियल सेक्टर को, तो जॉइंट वेंचर पढ़ाएंगे। इम्पेरिमेंट ऑफ एसेट, अकाउंटिंग एसेट 28 बताता है इम्प्लीमेंट एसेट्स क्या होता है। फिर उसके बाद चैप्टर गाइडलाइंस नोट्स को भी आपको बताना होगा कि गाइडलाइंस नोट्स होते क्या हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन पार्ट्स है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 हमें बताया प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट, आकस्मिक संपत्ति। प्रोविजन कंटीजेंट, प्रोविजन मीन्स प्रावधान, कंटीजेंट लायबिलिटी आकस्मिक लायबिलिटी, ये आपको एडजस्टमेंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज प्रोविजन क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी ऑडिटर, हाउ यू रिएक्ट द फ्लोइंग सिचुएशन, किस सिचुएशन में का ऑडिटर वो रिएक्ट करता है, इसको पढ़ना है। आपको कम से कम 40,000 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है, जिसमें हम मेन आपको 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जिक्र किए हैं, जो सीए फाइनल में पूछा जाता है और सीए इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन किए। और पॉइंट्स को भी डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेन आपको यही सब चीज़ जानना, पहले तो जर्नल एंट्री पे आपको कमांड करना पड़ेगा। जितना जर्नल एंट्री बनाइएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अकाउंटिंग में। ट्रांजैक्शन को देखना, इवेंट्स को देखना कि क्या क्या इवेंट हो रहा, क्या सिचुएशन आया, किस सिचुएशन में कैसा हम एंट्री मारेंगे। अब जैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाती है कंपनी, तो रियलाइजेशन अकाउंट में पहले तो ये समझना रियलाइजेशन कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बनाती है कंपनी, जब कंपनी दिवालिया होती है, मर्जर एक्विजिशन होती है, या कंपनी एक दूसरे कंपनी में विलय होती है, तो उस सिचुएशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट का ही मेन मतलब होता है कि एक एसेट्स को दूसरे एसेट्स में ट्रांसफ़र कर देना। अब जैसे मान लें कि हम मर्जर एक्विजिशन, जैसे सत्यम कंपनी बैंकरप्ट हुई तो महिंद्रा में जाके रातों विलय हो गई, तो ये सिचुएशन में वो क्या की कि जितना भी एसेट्स लायबिलिटी, जितना भी आउटसाइडर पार्टी थी, सब वो सेल कर दी महिंद्रा कंपनी में जाके, वो राते उसको में ट्रांसफ़र कर दे, तो उसमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर। जब एक सीए ने जब एनालिसिस किया तो 40,000 करोड़ आउटसाइडर पार्टी का वो पैसा गबन कर दिया था, सरप्लस अमाउंट निकला 40,000 करोड़। तो इसीलिए जो भी कंपनी इंसॉल्वेंट होती है या दिवालिया होती है या मर्जर एक्विजिशन में जाती है, उसका मेन इंटेंशन ये होता है कि आउटसाइडर पार्टी का पैसा को डुबा लेना, और नहीं फिर नई कंपनी में वो विलय होगी, अपना अस्तित्व को ख़त्म कर ली। यही मेन कंपनी का फंडा है। वो कंपनी जब भी चलेगी वो कंजर्वेटिज्म अप्रोच पे चलेगी। इसीलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हर एक पॉइंट्स को डील करेंगे, और मेरा वीडियो हमेशा आपको अच्छे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बताएंगे। फॉर्म अकाउंटिंग क्या होता है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है, कंपनी फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। अकाउंटिंग बैंकिंग कंपनी जो होता है वो अपना अकाउंटिंग कैसे तैयार करती है, उसके बाद डबल अकाउंटिंग सिस्टम्स को फॉलो करेंगे। सिंगल से आपको डबल एंट्री सिस्टम, पार्टनरशिप अकाउंट क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, ब्रांच अकाउंट्स क्या होता है,
इंसॉल्वेंसी अकाउंट नॉन कॉर्पोरेट इंटिटीज। इंसॉल्वेंसी अकाउंट भी बनाया जाता है जब कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, दिवालिया होती है, उस सिचुएशन में कैसे हम इनको। अकाउंटिंग का सबसे मेन पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आ गया अकाउंटिंग में तो समझिए कि उसको 80% अकाउंटेंसी आ गया। इसलिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आपको मिसिंग फिगर निकालना है। जैसे मान लें कि कोई फिगर आउट कर दिया, अब उसका बैलेंस शीट निकालना है, तो उसमें जब तक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तब तक आप नहीं समझ पाइएगा जब तक आपका पूरा जर्नल एंट्री पे कमांड नहीं होगा। अब मिसिंग फिगर आ गया बीच में, अब कैश ट्रांजैक्शन हुआ, डेटर्स एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद शेयर होल्डर्स मीटिंग हुआ, एजीएम अटेंड हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुआ। इस सिचुएशन में कंपनी अपना अकाउंटिंग किस स्टेटमेंट पे जाएगी, किस अनुसार करेगी, किस अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग गोल्डन रूल अपनाती है कि अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम अपनाती है। तो आपको सभी रूल्स को जानना पड़ेगा। इसमें हम 3 रूल्स आज इस वीडियो में 3 रूल्स को डिस्कस किया। अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम, गोल्डन अकाउंटिंग सिस्टम, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा पर्सनल अकाउंट है। जब तक ये आप नहीं समझिए कि कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा पर्सनल अकाउंट है, तब तक वो अकाउंटिंग का ABCD आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जान पाइएगा। इसलिए अकाउंटिंग को जानने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम 10 घंटा 12 घंटा कंटिन्यू जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा। जब आपको जर्नल एंट्री आ गया, समझिए कि अकाउंटिंग आ गया। जर्नल एंट्री के ही बेस पर आपको बनेगा लेजर। जर्नल एंट्री के बाद हम क्या बात है, पोस्टिंग करते हैं, लेजर करते हैं। जर्नल एंट्री क्या आता है, स्कैटर्ड छितराया हुआ, उसको फिर हम क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। खाता बनाते हैं जिसको कहते हैं लेजर। लेजर में क्या आता है, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, उसको लिखते हैं। बैलेंस BD ले जाते हैं, उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, CD बैलेंस निकाल। उसके बाद लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको फिर हम क्या ले जाते हैं, ट्रायल बैलेंस, तलपट बनाते हैं। ट्रायल डेबिट भी बराबर होना चाहिए और क्रेडिट भी बराबर होना चाहिए। ट्रायल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट को देखते हैं। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, ये सब जिस तरह का अर्थक्वेक आ गया या कोई इवेंट्स हो गया तो उस बीच में अकाउंटिंग पीरियड गैप आ गया। तो अकाउंटेंट जब एंट्री मार रहा है तो बीच में पीरियड भी गैप आ रहा है, तो उस सिचुएशन में कोई अर्थक्वेक आया, कोई नया ट्रांजैक्शन आ गया, नॉन कैश आइटम हो गया, डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। कुत्ता बिस्कुट खा रहा, उसमें भी डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिए। तो ये सब नॉन कैश आइटम को हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये सब एडजस्टमेंट करने का मेन मतलब ये होता है कि जितने भी एस्टिमेटेड आइटम्स है उसको हटाकर हम एक्चुअल कैश डिसीजन लेते हैं, कैश फ्लो फंड फ्लो बनाते हैं, कंपनी का फंड फ्लो एनालिसिस करते हैं। तो ये सब तब आएगा जब आप जर्नल एंट्री को मेन बेस जर्नल एंट्री है। जब जर्नल एंट्री आपको आ जाएगा बनाने, डेबिट क्रेडिट जब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो आप लेजर भी बना लीजिएगा। लेजर बनाने पर ट्रायल तलपट भी बना लीजिए, जिसको ट्रायल कहते हैं, ट्रायल बैलेंस शीट, उसको बना लिया। उसके बाद आप कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट बनाइएगा। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस बेसिस पे चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको हम दिखाते हैं, इनकम और एक्सपेंस का हम वैल्यूएशन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट। उसका कंपनी का क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाए हुए कंपनी का एडजस्टमेंट को पढ़ना पड़ेगा, कैसे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। फिर फाइनल अकाउंट बनाए कंपनी का मर्जर एक्विजिशन बनाएंगे, कंपनी का गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस को देखेंगे कि पार्टनरशिप 3 प्रकार के होते हैं, रिटायरमेंट पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनरशिप। उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, गुडविल को कैसे हम सेक्रीफाइंग रेशियो निकाल सकते हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा दुख देता है, वो प्रोराटा अलॉटमेंट, जिसको होता है एप्रोशिएशन करना। माने टोटल यूटिलिटी को सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करना, एप्रोशिएट करना सबसे टफ काम है अकाउंटिंग का। सबसे मेन जो अकाउंटिंग का जो सबसे टफ कॉन्सेप्ट है एप्रोशिएशन, जिसको होता है एब्जॉर्वेशन। उसको जब तक आप नहीं समझिएगा, तो जब तक जर्नल एंट्री आपको नहीं समझ में आएगा तो वो चीज़ आप कर ही नहीं पाइए। इसीलिए उस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। पहले आप स्टार्टिंग कीजिए जर्नल एंट्री से, खूब जर्नल एंट्री बनाइए। जितना जर्नल एंट्री बनाइएगा आपका बेस मजबूत होते जाएगा और लास्ट में आप CA फाइनल को भी चैलेंज कर सकते हैं। CA फाइनल चैलेंज करने का सबसे मेन चीज़ है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आ गया, आपका मेन बेस बन गया और उसी बेस पर ऑडिटिंग है,
ऑडिटिंग भी आपको समझ में आएगा। बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल बिजनेस क्या होता है उसके बारे में भी आप समझ सकते हैं। ऑडिटिंग पे भी कमांड हो जाएगा। हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़िएगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है कि भाई हम एस्टिमेटेड बेसिस से चलते हैं, तो उस अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। अकाउंटिंग भी एस्टिमेटेड बेसिस पे है। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग तब समझ में आएगा जब ये सब आप पढ़ लीजिएगा, जब कॉस्ट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये सब जितने पढ़ने के बाद आपका थ्योरेटिकल बेस पे, जब थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल दोनों लेके चलना पड़ेगा। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा। तो एक दूसरे से लिंकअप है, इसको समझ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम से कम 40,000 अकाउंटिंग, अभी तो नया बढ़ गया 10,000 अकाउंटिंग और बढ़ गया, तो 40,000 अकाउंटिंग तो ये पढ़ना, 10,000 ये पढ़ना, तो 50,000 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ा। तो 50,000 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब तक नहीं समझ में आएगा तो सीए फाइनल तक आप कहाँ से पहुँच पाइए। कितना को तो 10-20 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में आ पा रहा है, किसी को तो 40 से। सीए फाइनल से स्टूडेंट से हमें बात हुई है, तो सीए फाइनल स्टूडेंट कम से कम अभी तक 40,000 में मात्र 10,000 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक समझ पाए। सोचिए, अब इतना पढ़ना पड़ता है कि इसमें अब हर एक पॉइंट्स को आपको डील करना पड़ेगा, एक दूसरे से इंटरलिंक है। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है और उसमें पढ़ते रहिए, अपना बेस को मजबूत। जितना पढ़िएगा, जितना स्टडी कीजिए, आप लॉ में क्या, एडवोकेसी में क्या, जितना पढ़िएगा, जितना केस स्टडी आप पढ़िएगा, जितना केस के बारे में समझिएगा। थ्योरी तो एकेडमिक नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना एकेडमिक नॉलेज का आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। प्रैक्टिकल तब आएगा, आप देखिए, जाकर रिसर्च कीजिए। एमबीए में क्या, मैनेजमेंट, जैसे हम फाइनेंस से एमबीए किए, तो एमबीए में क्या बताता है आपको, एमबीए में पढ़ाई नहीं है, एकेडमिक नॉलेज को नहीं मायने रखता है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस को मायने रखता है कि आप इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं। एकेडमिक नॉलेज को मायने नहीं देता। आप जैसे फाइनेंस से एमबीए किए, चाहे आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से एमबीए किए या आप मार्केटिंग से मैनेजमेंट किए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये जो जॉब मिल रहा है, जिस चीज़ से आपके एमबीए के, उसी चीज़ से आपको जॉब मिलेगा। आप में देखिए कि आप में विल पावर क्या है, स्किल क्या है, आप इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस क्या जानते हैं, उसी बेस पे ना आप सॉफ्टवेयर पे आप सीए कर गए, एमबीए कर गए, डिग्री आपके पास आ गया, और आप किसी भी कंपनी में आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाए या आर्टिकलशिप नहीं कर पाए, और आप जानना चाहते हैं कि हम इस चीज़ के बारे में, तो जब तक आप काम नहीं कीजिएगा तो प्रैक्टिकल आएगा नहीं। तो एकेडमी के साथ साथ यदि आप प्रैक्टिकल नॉलेज को सीखते हैं तो वो आपके लिए हाई बेटर। किसी भी क्षेत्र में हो, एडवोकेसी में जाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाइए, चाहे एमबीए में जाइए, तो तीनों क्षेत्र में एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है। इसीलिए हर एक लाइन में जाने के लिए आपको सबसे मेन इंटेंसिंग होता है कि आप किस बेस पे पैसा कमा रहे हैं। एडवोकेसी से पैसा कमा रहे हैं कि सीए से पैसा कमा रहे हैं, चाहे मैनेजमेंट से पैसा, मेन इंटेंसिंग पैसा कमा लास्ट में। इसे पैसा तभी कमा पाइएगा जब आपके पास स्किल होगा, स्किल डेवलपमेंट कीजिएगा। तो पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत ही मायने रखता है। डेट्स ऑल।